नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम कोच के यूट्यूब चैनल पर। जल्दी से जल्दी बच्चा सब लोग लाइव आ जाइएगा और स्टार्ट करेंगे बेटा। हम लोग अपनी आज की क्लास बच गए हैं 2 बजे, यानी कि आपकी थ्योरी वाली क्लास का समय हो गया है। तो आप सभी को पता है कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं मापन और मूल्यांकन। बहुत ही डिटेल्ड यार, इतना गजब का पढ़ रहे हैं, कसम से कहना इतना गजब का तो मैंने भी नहीं पढ़ा था। इतना बढ़िया वाला हम लोग पढ़ रहे हैं कि मापन और मूल्यांकन का पूरा ऑपरेशन करके रख दिया। मापन आप लोगों ने पढ़ लिया था बच्चा, मूल्यांकन हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, ठीक है, मूल्यांकन हम लोग पढ़ रहे थे। अब मापन और मूल्यांकन की बात करनी थी तो कहां थे हम लोग? कल हम लोगों ने मापन के स्तर वगैरह तो सब पढ़ लिया था। कहां तक पढ़ा था? हाँ, बात कर रहे थे हम लोग कि एक अच्छे मूल्यांकन की क्या क्या विशेषताएं होंगी। यहीं तक थी ना कल की क्लास, देख लो, याद है। चलो शुरू करते हैं बेटा। तो आपको मैंने बताया था 7 विशेषताएं बताई थी मैंने आपको एक अच्छे परीक्षण की। ठीक है, उन्हीं को अब हम लोग डिटेल में देखेंगे। ठीक है, एक अच्छे परीक्षण की विशेषताएं, हेडिंग बनाइएगा। एक अच्छे परीक्षण की, एक अच्छे परीक्षण की विशेषताएं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। ठीक है, पहले 5 देखते हैं शुरुआत वाले, क्योंकि अब हम लोग को नाम नहीं देखना है, अब हम लोगों को इनको अच्छे से समझना है। पहला क्या है आपका? पहला है वैधता, यानी कि वैलिडिटी। वैधता यानी कि वैलिडिटी। अब बेटा बात हो रही है किस चीज की? बात हो रही है वैधता यानी कि वैलिडिटी की। अब एक परीक्षण आपने बताया, अच्छा मोबाइल में वो वाला वैलिडिटी याद तो होगा ही ना? कौन सा? कि आप जिस नंबर से संपर्क करना चाहते हैं उनकी वैलिडिटी नहीं, आपके रिचार्ज की वैलिडिटी खत्म हो गई। क्या कहता था? आपके रिचार्ज की, अब तो बहुत दिन हो गया सुने हुए, क्योंकि पहले ही रिचार्ज हो जाता है इसलिए थोड़ा सा भूल रहा था, नहीं तो सुना होगा कि आपके रिचार्ज की वैलिडिटी खत्म हो गई है, अगर आगे सेवाओं को जारी रखना चाहते तो तुरंत से तुरंत रिचार्ज करें, कहता था ना? तो बेटा वही वाला है ये वैलिडिटी। देखो वैलिडिटी का एक अच्छा, अगर हम कोई परीक्षण बनाते हैं, कोई टेस्ट बनाते हैं, तो उसके अंदर क्या होनी चाहिए? पहली चीज, उसके अंदर पहली चीज होनी चाहिए वैधता। मतलब वैधता का मतलब क्या है? कि जिस काम के लिए हमने उस परीक्षण को बनाया है, जिस काम के लिए उस परीक्षण को बनाया है, वो वही काम करे। मतलब कि टू द पॉइंट हो, स्पेसिफिक हो। पता चल रहा है हम परीक्षण बनाए हैं बुद्धि का, अब वो टेस्ट करके बता रहा है कि हाँ पैर में दर्द है इनके। अरे यार क्या मतलब ऐसे परीक्षण का? जब परीक्षण बुद्धि का बनाए हो तो यानी कि बुद्धि का, वहां से उसको क्या बताना चाहिए? उसको बताना चाहिए बुद्धि, कि हाँ बुद्धि इनकी कैसी है, आईक्यू लेवल क्या है, 70 है, 80 है, 90 है, 100 है, या 70 से कम वाले हैं, ये बताना चाहिए ना। अब पैर में दर्द है यार, इसके बुद्धि के परीक्षण से क्या लेना देना? वो तो नहीं बताना चाहिए था। अब पता चल रहा है एक व्यक्ति पे किया तो बुद्धि बता रहा है, दूसरे पे किया तो पैर का दर्द बता रहा है, नहीं होना चाहिए। तो वैधता या वैलिडिटी का क्या मतलब होता है? कि जिस काम के लिए बनाया गया हो परीक्षण वही काम करे, वहीं से आंसर अपना, वहीं से रिजल्ट ला करके दे। ठीक है भाई, वैधता या वैलिडिटी की बात करते हैं तो जिसके लिए बनाया गया हो, जिसके लिए बनाया गया हो वही रिजल्ट दे, जिसके लिए बनाया गया हो वही रिजल्ट दे। ये हो गई बेटा आपकी पहली वैधता। दूसरा क्या है? दूसरा है आपका विश्वसनीयता। विश्वसनीयता यानी कि क्रेडिबिलिटी या रिलायबिलिटी। विश्वसनीयता, विश्वसनीयता की अगर बेटा बात करते हैं तो विश्वसनीयता को हम लोग क्रेडिबिलिटी या रिलायबिलिटी कह सकते हैं। चलिए अब इसका क्या मतलब हुआ? देखो भाई, अब मान लिया हमने कोई एक टेस्ट बनाया, ठीक है बच्चा, हमने कोई एक टेस्ट बनाया, ठीक है। अब पता चल रहा है कि उस टेस्ट में विश्वसनीयता ही नहीं है। आज हम जब परीक्षण कर रहे हैं अपनी बुद्धि का तो बता रहा है सर आप बहुत इंटेलिजेंट, 140 आ रहा है। अगले दिन फिर हम अपना ही कर रहे हैं, अब वो बता रहा है बुद्धि घट के 60 पहुंच गई है। ऐसा हो सकता है? मतलब परिस्थिति चाहे जैसी भी हो,
अलग अलग परिस्थितियों में हम जब भी परीक्षण करें तो उसका रिजल्ट सेम आना चाहिए। मतलब जैसे अब अक्सर आप लोग क्या करते हो, टाइफाइड होता है किसी को, ठीक है, टाइफाइड का टेस्ट कराते हो, क्या कराते हो, टाइफाइड का टेस्ट कराते हो, यानी कि टाइफाइड का परीक्षण कराते हो, ठीक है। अब उसमें क्या है, पता चला एक बार आपने कराया, एक लैब से कराया, टेस्ट आपका पॉजिटिव आ गया, तुमने सोचा यार बुखार भी नहीं आ रहा है ढंग से, और क्या करें हम, फिर से करा लेते हैं, फिर से करा लिए, नेगेटिव आया, यार लेकिन थकान महसूस हो रही है, और करा लेते हैं, फिर से कराते हैं, मुझे नहीं लग रहा नेगेटिव है, थोड़ा सा तो हाई है कहीं, फिर कराया, फिर पॉजिटिव आया, फिर कराया, फिर नेगेटिव आया। अब ऐसे परीक्षण पे क्या कभी आपका विश्वास रह पाएगा, नहीं रह पाएगा ना भाई। तो इसीलिए अगर कोई परीक्षण बनता है तो उस पे अंदर क्या होना चाहिए, उसकी विश्वसनीयता जरूर होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, विश्वसनीयता होनी चाहिए कि अलग अलग परिस्थितियों में, मतलब सॉरी अलग नहीं, समान परिस्थिति, मतलब अगर एक जैसी परिस्थिति हो तो उस सेम परिस्थिति में तो सेम रिजल्ट वो हर हाल में दे ही दे। अगर परिस्थिति सेम है तो सेम रिजल्ट आना चाहिए। भाई परिस्थिति बदलेगी, अब पता चला कि हमको पसीना आ रहा है, हम गर्मी में खड़े हैं, अब तुम कहो सर परीक्षण करते हैं सर, आपको बर्फ में लेके चलते हैं और कहते हैं कि पसीना आना चाहिए अगर बढ़िया है तो भाई जब बर्फ हो जाएगी, परिस्थिति चेंज हो जाएगी, तो पसीना क्यों निकलेगा, नहीं निकलेगा ना भाई। जब तक गर्मी लग रही है पसीना सिर्फ तभी तक निकलेगा, पसीना सिर्फ तभी तक निकलेगा। तो यानी कि समान परिस्थिति में उसके ऊपर विश्वास कब किया जा सकता है, जब वो समान परिस्थिति में, चाहे वो जब किया जाए टेस्ट, रिजल्ट सेम दे, ठीक है। यानी कि यहां पे विश्वसनीयता की अगर बात करें तो समान परिस्थिति में समान रिजल्ट। अगर सिचुएशन सेम है, सिचुएशन में कोई चेंज नहीं आया है, तो आपके टेस्ट का जो रिजल्ट है भाई वो भी सेम टू सेम वैसा ही आना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलिए बेटा तीसरा देखते हैं। यहीं से जो तीसरा है आपका वो क्या है, वो है आपका व्यापकता। व्यापकता को आप लोग इंग्लिश में क्या कहोगे, कॉम्प्रिहेंसिव। व्यापकता को क्या कहते हैं भैया, व्यापकता को कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव, ठीक है। अब बेटा सुनो, क्या होती है व्यापकता। मान लिया कि आपने कोई टेस्ट बनाया, अब वो टेस्ट आपका, अगर मान लिया कि आपके व्यवहार का टेस्ट हो रहा है, ठीक है, तो अब आपके भावात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष, जितने भी पक्ष आते हो उसमें, संवेगात्मक पक्ष, ठीक है, तो ये सभी पक्षों को वो कवर करना चाहिए, मतलब टोटल एनालिसिस करके तब रिजल्ट देना चाहिए, ठीक है। अब पता चला सर्वेक्षण कराते हैं, ठीक है, सर्वे कराते हैं, अब उसमें लिटरेसी रेट काउंट करना था, आपने घर के बच्चों की लिटरेसी रेट काउंट कर ली, बड़ों को, बुजुर्गों को छोड़ दिया। अरे भाई तो क्या वो हमारी पॉपुलेशन में नहीं आते हैं, वो भी हमारे पॉपुलेशन में आते हैं, तो उनको भी काउंट करो ना। मतलब सभी को लेकर के चलो, सभी को एक साथ लेकर चलो, तभी तो वो व्यापक होगा। इसी तरह से जब कभी जैसे आपके व्यक्तित्व का परीक्षण होता है, आपके व्यवहार का परीक्षण होता है, तो जितने भी पक्ष होते हैं, जब उन सभी पक्षों का, जितने भी पक्ष हो, उन सभी पक्षों का जब आपका टेस्ट होता है तो वो परीक्षण को क्या बना देता है, व्यापक बना देता है, व्यापकता, ठीक है। तो यानी कि सभी पक्ष शामिल हो, सभी पक्ष हो। उस टेस्ट में क्या होना चाहिए, उस टेस्ट में व्यापक होता है तो उसमें सभी पक्ष होने चाहिए। क्या होना चाहिए, सभी पक्ष होने चाहिए, ठीक है। चलिए बेटा इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट देखा जाए, नेक्स्ट है बेटा वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता, वस्तुनिष्ठता का क्या मतलब होता है बेटा, जल्दी से बताओ। वस्तुनिष्ठ क्या होता है, वस्तुनिष्ठ वो क्वेश्चन सुने होंगे एमसीक्यू टाइप, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर आते हैं ना एग्जाम में। तो वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव,
वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव। ठीक है बच्चा, अब एक चीज समझिएगा यहां से, क्या होता है ऑब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव एग्जाम में क्यों रखा जाता है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्यों किए जाते हैं, ये बताओ, बताओ ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्यों रखे जाते हैं? आराम से सोचो, आराम से बताओ, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को क्यों बढ़ावा दिया गया? मान लिया आपको एक 4 पेज का एस्से लिखने को दिया, हो सकता है आपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा एस्से लिखा हो, और जो कॉपी चार्ज रहा हो उसमें 2 लोग बैठे थे पैनल में, एक के हिसाब से आपने बहुत अच्छा लिखा हो, एक कह रहा है नहीं यार थोड़ी कमी है, फर्जी फर्जी चीजें लिख दिया बढ़ा के, मुद्दे चीज नहीं लिखी है, क्या होगा? निष्पक्षता नहीं रह जाएगी। भाई अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है, मैं चाहूं तो आपको काट के 4.5 दे दूंगा, कोई मेरा कुछ कर लेगा? नहीं भाई, मेरे हिसाब से मुझे नहीं अच्छा लगा, मैंने काट लिया। लेकिन अगर अगर वही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आते हैं यानी कि वस्तुनिष्ठ आते हैं, तो क्या होगा? तो होगा बच्चा ये कि अगर क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव या वस्तुनिष्ठ आते हैं, ठीक है, तो क्या होगा? मैं चाह कर भी आपके नंबर नहीं काट पाऊंगा भाई, मैं चाह कर भी आपके नंबर, भाई अगर ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है और आपने डी रख दिया है, तो मैं लाख कोशिश कर लूं मैं उसको गलत साबित नहीं कर सकता हूं, फिर डी ही आंसर होगा वहां पे, फिर डी ही आंसर होगा। तो यहां पर वस्तुनिष्ठता, अगर किसी परीक्षण में वस्तुनिष्ठता रहती है तो क्या फायदा होता है? फायदा यह होता है कि वहां पर निष्पक्षता आ जाती है, परीक्षण में निष्पक्षता आ जाती है, मतलब कोई भेदभाव नहीं रह जाता है। तो यहां पर ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब हुआ बेटा? ऑब्जेक्टिव से आती है निष्पक्षता। ठीक है, चलिए देख लीजिएगा, निष्पक्षता, निष्पक्षता आती है आपके ऑब्जेक्टिव से। इस वाले पेज को देख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर उसके आगे बात करते हैं। चलिए बेटा आगे बढ़े, आगे देखा जाए, 4 हो गए, 5 अभी और 3 और बचे हैं, 5 5। पांचवा क्या है बेटा आपका? पांचवा है आपका व्यवहारिकता। व्यवहारिकता क्या होती है बच्चा? व्यवहारिकता जल्दी से बताओ क्या होती है व्यवहारिकता? व्यवहारिकता को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग? प्रैक्टिकल, बिहेवियर वाला व्यवहार नहीं है ये, प्रैक्टिकल। अब प्रैक्टिकल होने से क्या मतलब है? जो भी परीक्षण हो, जो भी परीक्षण हो, वो व्यवहारिक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? व्यवहारिक होना चाहिए, मतलब सभी परिस्थितियों में जब आप उसको प्रयोग कर सके, जब सभी परिस्थितियों में आप उनको प्रयोग कर सके, तो क्या होता है? वो टेस्ट होता है व्यवहारिक, यानी कि वो कैसा होता है? वो होता है प्रैक्टिकल। व्यवहारिक होता है यानी कि प्रैक्टिकल होता है। भाई अगर मान लिया आपने कोई ऐसा टेस्ट बना दिया कि उसको किसी परिस्थिति में यूज कर पाए, तो और किसी परिस्थिति थोड़ी सी चेंज हुई, नहीं यूज कर पा रहे हैं, कोई मतलब रह जाएगा ऐसे टेस्ट का? नहीं मतलब रह जाएगा ना। तो ऐसा टेस्ट बनाना है कि जो सब परिस्थिति में कहीं भी हो, कैसे भी हो, उस टेस्ट का हम लोग यूज कर सकें। तो यानी कि व्यवहारिकता यानी कि प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल का क्या मतलब हुआ? कि सभी परिस्थितियों में उसको प्रयोग कर सके। क्या कर सके बेटा? सभी परिस्थितियों में उसका प्रयोग कर सके। चलिए देख लीजिएगा इसका एक्सप्लेनेशन, एक लाइन में लिख लीजिएगा। सभी परिस्थितियों सभी परिस्थितियों में प्रयोग करने हेतु, सभी परिस्थितियों में प्रयोग करने हेतु उपलब्ध। हो गया बेटा? इतनी बात समझ में आ गई ना? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका मितव्ययता। बेटा सबसे इंपॉर्टेंट जो है किसी टेस्ट का वो यही है बच्चा, ठीक है? चलो देखो, मितव्ययता, अच्छा ये समझ में भी नहीं आ रहा होगा ना, मितव्ययता।
इसको इंग्लिश में कहते हैं बेटा फ्रुगैलिटी। फ्रुगैलिटी। चलिए अब फ्रुगैलिटी की बेटा बात करते हैं। मितव्ययता बहुत आसान सा है बेटा, सिर्फ शब्द थोड़े से कठिन लग रहे हैं। देखो होता क्या है मितव्ययता, अगर आप कोई परीक्षण बना रहे हैं, ठीक है, अब भाई परीक्षण तो तुम बना दिए, बहुत बढ़िया शानदार, तुम्हारे परीक्षण में वैधता भी है, विश्वसनीयता भी है, और विविधता भी है, और वस्तुनिष्ठता भी है, व्यवहारिकता भी है, सब कुछ है, लेकिन सिर्फ ये नहीं है, क्या मितव्ययता नहीं है, तो कोई मतलब नहीं भाई। टेस्ट बना दिए तुम, अब उस टेस्ट को, आपके टेस्ट को प्रयोग करने के लिए हमें एक बार अगर उसका प्रयोग करते हैं तो 1 लाख रुपए की जरूरत पड़ती है। 1 लाख। अरे भाई तुम्हारा टेस्ट का हम खोपड़ी खराब है, नहीं कराएंगे तुम्हारा टेस्ट भाई, नहीं कराएंगे। कौन सा मितव्ययता होनी चाहिए, मतलब इतना चीप होना चाहिए। एक चीप एंड बेस्ट का जमाना है, जो सस्ता होगा और अच्छा होगा आदमी वही प्रेफर करेगा ना भाई। तो यही है कि परीक्षण जो है आपका ये काफी सस्ता होना चाहिए, लेस एक्सपेंसिव होना चाहिए, ताकि व्यक्ति इसको अफोर्ड कर सके। नहीं तो भाई अगर अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे आपका टेस्ट। अच्छा ये बताओ, बड़े बड़े जब आपके मान लिया कहीं कोई डॉक्टर कोई टेस्ट लिखता है, यार एक बात बताओ, एक्सरे नॉर्मल है, लुक डॉक्टर से पास में जाओ एक्सरे करा लो, अल्ट्रासाउंड जाओ अल्ट्रासाउंड करा के आ जाओ। क्या कोई डॉक्टर कहता है कि नहीं ये वाली जांच मुंबई जाएगी, दुबई जाएगी, वहां से होके आएगी? क्या वो जांच लोग कराते हैं? हमेशा नहीं कराते हैं। क्यों भाई? इतना महंगा पड़ता है, डॉक्टर लिखने से पहले भी 10 बार सोचता है। जब एकदम लास्ट स्टेज आ जाती है कि अब इसको कराने के सिवाय कोई ऑप्शन नहीं बचा है, तब उसको कराया जाता है। ठीक है, तो अगर कोशिश करिए कि जो आपका टेस्ट हो वो एक बढ़िया सा रिजल्ट दे, यानी कि विश्वसनीय हो, वैध हो, विश्वसनीय हो, और बजट के अंदर हो। यार सबसे बड़ी बात है कि बजट के अंदर हो। तो यानी कि मितव्ययता, ये फ्रुगैलिटी का मतलब लेस एक्सपेंसिव, यानी कि थोड़ा सस्ता हो। सिंपल अपनी भाषा में लिख लो, ना मेरी भाषा ना तेरी भाषा, लिखो इसको अपनी भाषा में, थोड़ा सस्ता हो। सस्ता हो, टिकाऊ हो। आजकल जान ही रहे यार, सस्ता और टिकाऊ का मामला है, तो थोड़ा सा सस्ता होना जरूरी है। ठीक है, जो देर तक टिके और सस्ता हो। ठीक है भाई, चलिए बेटा तो बात कर देते हैं हम लोग मितव्ययता की। ठीक है, चलिए लास्ट देख लेते हैं बेटा, ये 7वां रहेगा आपका। और क्या होना चाहिए जल्दी से बताओ? विभेदकता होनी चाहिए, विभेदकता। विविधता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? डिफरेंशियबिलिटी। अब इसके सिवाय बेटा परीक्षण में आप जो कुछ भी ऐड करना चाहते हो कर सकते हो। मैंने मोटा मोटा आपको समझा दिया है, मेन पॉइंट्स आपको समझा दिया है। बाकी परीक्षण में और जितने पॉइंट्स आप चाहो तो उनको आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप जैसे चाहो वैसे ऐड कर सकते हो, और भी सारी क्वालिटीज लिख सकते हो। मैंने आपको एक आइडिया दिया है, कुछ जो मेन पॉइंट्स थे मैंने उन्हीं को कवर किया है। आप इसमें चाहो तो आप इसमें बढ़ा सकते हो। विभेदकता यानी कि डिफरेंशियबिलिटी, क्या मतलब होता है बेटा विभेदकता यानी कि डिफरेंशियबिलिटी का? जब विभेदन से बना है, किस शब्द से बना है? विभेदकता आपका विभेदन शब्द से बना है। किस शब्द से बना है? विभेदन शब्द से बना है। काहे का विभेदन, ये बताइएगा, काहे का विभेदन? जब आपके सामने अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग लोगों का परीक्षण किया जाए, अलग अलग लोगों का परीक्षण किया जाए और सबके रिजल्ट में आप अंतर कर सको, तो इसको बोलते हैं विभेदकता। क्या बोलते हैं इसको? विभेदकता, यानी कि अंतर करने में सक्षम होना चाहिए। आपका जो परीक्षण है यह अंतर करने में सक्षम होना चाहिए। अंतर करने में सक्षम होना चाहिए। कुल मिला के बेटा ये हुई थी आपकी बात। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब इसको भी एक बार देख लीजिएगा, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे।
चलिए देख लीजिएगा, इसको एक बार फिर से देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये। एक अच्छे परीक्षण की विशेषताएं, क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए? वैध होना चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए, व्यापक होना चाहिए, वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, व्यवहारिक होना चाहिए, मितव्यता होनी चाहिए, या विविधता होनी चाहिए। इतनी सारी क्वालिटीज आपके परीक्षण में मिनिमम होनी चाहिए। बाकी आप अपने हिसाब से जो बढ़ाना चाहो बढ़ा सकते हो, कोई टोकने वाला यहां पर नहीं है। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ेंगे बेटा। बात कर लेते हैं हम लोग मूल्यांकन के प्रकार की। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका मूल्यांकन के प्रकार। कितने तरीके के आपके मूल्यांकन कितने तरीके के होते हैं? ठीक है, चलिए तो पहला जो मूल्यांकन, हेडिंग बना लीजिएगा, मूल्यांकन के प्रकार। मूल्यांकन के प्रकार। देखो मूल्यांकन के प्रकार की बात करें बच्चा, तो पहला जो हमारा प्रकार रहेगा वो क्या रहेगा? अवधि, समय के हिसाब से, समय की अवधि के हिसाब से किया गया आकलन या किया गया मूल्यांकन। तो पहला जो रहेगा वो रहेगा अवधि के हिसाब से। अवधि के अनुसार, समय अवधि के अनुसार मूल्यांकन। अब अवधि के अनुसार भाई मूल्यांकन को दो भागों में बांटा गया। अवधि के अनुसार मूल्यांकन को दो भागों में बांटा गया। पहला बांटा गया योगात्मक मूल्यांकन। योगात्मक मूल्यांकन। दूसरा बांटा गया रचनात्मक मूल्यांकन। रचनात्मक मूल्यांकन। दोनों की अंग्रेजी भी देख लिया जाए ताकि अंग्रेजी वालों को भी दिक्कत ना हो। इसको बोलते हैं बेटा सबमिटिव असेसमेंट। सबमिटिव असेसमेंट। इसको क्या बोलते हैं? फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो बेटा ये रही आपकी पूरी कहानी। मूल्यांकन के प्रकार, सबसे पहले हमने मूल्यांकन को समय अवधि के अनुसार, मतलब समय के अनुसार दो भागों में बांटा। कौन कौन से दो भाग? पहला बताया आपको योगात्मक मूल्यांकन और दूसरा बताया आपको रचनात्मक मूल्यांकन। ठीक है, तो ये हुए आपके मूल्यांकन के प्रकार। अब एक एक करके डिटेल में समझेंगे इन दोनों को। सबसे पहले बात करते हैं बेटा योगात्मक मूल्यांकन की। हेडिंग बना लीजिएगा योगात्मक मूल्यांकन। योगात्मक मूल्यांकन, सबमिटिव असेसमेंट। क्या जानते हैं भी आप लोग सबमिटिव असेसमेंट या योगात्मक मूल्यांकन के बारे में? जल्दी से बताइएगा, क्या जानते हैं आप लोग योगात्मक मूल्यांकन? सबसे पहली बात कि योगात्मक मूल्यांकन कब किया जाता है। योगात्मक मूल्यांकन कब किया जाता है? सबसे जो बेसिक इसके बारे में जानने वाली चीज है कि योगात्मक मूल्यांकन किया कब जाता है। ये जान गए, समझो सब कुछ जान गए। बताइएगा जल्दी से कमेंट करके बताइएगा योगात्मक मूल्यांकन कब किया जाता है। चलिए देख लेते हैं बेटा इसको। पॉइंट नंबर 1, कब किया जाता है? तो वर्ष के अंत में किया गया मूल्यांकन होता है। वर्ष के अंत में, वर्ष भी हो सकता है बेटा, अगर किसी को तकलीफ हो, कोई दिक्कत हो तो सत्र भी लिख ले, वर्ष के अंत में या सत्र के अंत में।
वर्ष के अंत में किया गया मूल्यांकन, वर्ष के अंत में किया गया मूल्यांकन है आपका कौन सा? आपका है बेटा योगात्मक मूल्यांकन। वर्ष के अंत में किया गया मूल्यांकन कैसा है? योगात्मक मूल्यांकन। और बताइएगा इसके बारे में खास खास बातें जल्दी जल्दी से बता दो। क्या आता है इसके पेपर में? क्या आता है? पूरे साल आपने जितना भी पढ़ रखा है, पूरे साल आपने जितना भी पढ़ा, भाई लास्ट एग्जाम है ये आपका। इसके बाद इस साल कोई एग्जाम नहीं होने वाला होता है इस कोर्स मटेरियल से लेके। मान लिया 8वीं क्लास में आप है, तो जब सत्र के अंत में होगा तो उसके बाद आप 9वीं का कोर्स पढ़ोगे, इसको दोबारा नहीं पढ़ोगे, ठीक है? तो यानी कि आपके विषय वस्तु में, आपके पाठ्यक्रम में जितना भी सिलेबस में था वो सब कुछ इसमें पूछा जाएगा, ठीक है? चलिए, तो संपूर्ण विषय वस्तु शामिल होती है। संपूर्ण पाठ्यक्रम शामिल होता है, संपूर्ण पाठ्यक्रम शामिल होता है, अर्थात यह एक व्यापक मूल्यांकन है, अर्थात यह एक व्यापक मूल्यांकन है। अर्थात यह एक व्यापक मूल्यांकन है, ठीक है बेटा? अब एक बात और बताइएगा, जैसे बेटा अगर आपका मैंने कहीं आपको कोई चीज पढ़ाया, अभी मैं आपसे पूछ लेता हूं बीच बीच में, देखो अक्सर क्वेश्चंस पुट अप हो जाते हैं ना, तो तब तो ठीक है, आपने जान लिया समझ लिया। अब पता चला ये पूरा का पूरा सिलेबस में आपको पढ़ा डालूं, ठीक है? आप भी मेरे साथ पढ़ डालो, आप भी मेरे साथ पढ़ डालो, आप भी पढ़ रहे हो, मैं भी पढ़ा रहा हूं, और आपको समझ में भी घंटा कुछ नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है भाई, और आप बता भी नहीं रहे हो भाई, आप डर रहे हो कि अरे यार सर है कहीं गुस्सा आ गया, चिल्ला दिए, मार दिए तो दिक्कत हो जाएगी। इसके लिए क्या होगा बेटा? इसके लिए क्या होगा कि इस वाला जो योगात्मक मूल्यांकन है, इसको कर, अगर ये वाला मूल्यांकन चलता है तो यानी कि सुधार पॉसिबल नहीं है आपके पाठ्यक्रम में, आपके सीखे हुए अधिगम में सुधार फिर पॉसिबल नहीं रहता है, क्योंकि ये एक फाइनल रिजल्ट देता है, एक फाइनल रिजल्ट देता है उस साल के पूरे पाठ्यक्रम का। तो उस साल फिर आपका उस अधिगम में फिर सुधार पॉसिबल नहीं रह जाता है, ठीक है? सुधार की संभावना, सुधार की संभावना शून्य के बराबर होती है। सुधार की संभावना शून्य के बराबर होती है, मतलब लगभग नहीं होती है, ठीक है? सुधार की संभावना शून्य के बराबर होती है। एग्जाम्पल, कक्षा 5 के अंत में लिया गया, कक्षा 5 के अंत में किया गया मूल्यांकन, कक्षा 5 के अंत में किया गया मूल्यांकन क्या है आपका? योगात्मक मूल्यांकन है, ठीक है बेटा? देख लीजिएगा इसको एक बार, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सब लोग। चलिए आगे बढ़े, रचनात्मक मूल्यांकन देख लेते हैं बेटा। हेडिंग बनाइएगा, रचनात्मक मूल्यांकन यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट। रचनात्मक मूल्यांकन यानी कि बेटा आपका हो गया फॉर्मेटिव असेसमेंट। रचनात्मक मूल्यांकन यानी कि बेटा आपका हो गया फॉर्मेटिव असेसमेंट।
अब क्या खास बात है भाई, एक एक पहले से पढ़ रहे थे, देना भी पड़ रहा था योगात्मक मूल्यांकन, अब क्या जरूरत पड़ गई कि एक और मूल्यांकन बना दिया भाई, रचनात्मक मूल्यांकन। अच्छा नाम से कुछ अच्छा लग रहा है ना, रचना, ठीक है, क्या है, रचना है। रचना मतलब क्या होता है, क्रिएटिवनेस, क्या होता है, क्रिएटिव है इसमें, क्या है, रचनात्मक है, क्रिएटिवनेस है इसमें, तो इसीलिए रचनात्मक मूल्यांकन है। कैसा मूल्यांकन है, रचनात्मक है। ये कब होता है, तो भैया ये डेली होता है। कब होता है, ये डेली भी हो सकता है, ये वीकली भी हो सकता है, ये मंथली भी हो सकता है, और ये हर दूसरे या तीसरे महीने पर भी हो सकता है। साल के अंत में नहीं होगा क्योंकि वो योगात्मक होता है। मैक्सिमम टाइम आप इसमें 3 महीने तक रखिए, उससे ज्यादा मत रखिए, ठीक है, क्योंकि उसके बाद सुधार पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि इतनी ढेर सारी चीजें तब तक तुम पढ़ चुके होगे। तो तब गई भैंस पानी में वाला कहानी हो जाएगा कि गई भैंस पानी में, ठीक है। अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत, ठीक है। अगर योगात्मक मूल्यांकन कोई कहे कि एक्सप्लेन योगात्मक मूल्यांकन, तुम बस इतना कहना कि आप पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत, क्योंकि अब आपके हाथ में कुछ नहीं रहना है, सत्र के अंत में होता है, कोई सुधार पॉसिबल नहीं है, ठीक है। उसी तरह बेटा बात करते हैं रचनात्मक मूल्यांकन की, तो कब कब होता है ये अधिगम के दौरान होने वाला मूल्यांकन है, ठीक है। आप सीख रहे होते हो, आपका मूल्यांकन हो रहा होता है, तो अधिगम के दौरान होने वाला मूल्यांकन है ये पहली विशेषता। अधिगम के दौरान होने वाली अधिगम के दौरान होने वाला मूल्यांकन, अधिगम के दौरान होने वाला मूल्यांकन कैसा होता है, रचनात्मक मूल्यांकन होता है। अधिगम के दौरान होने वाला मूल्यांकन क्या कहलाता है, रचनात्मक मूल्यांकन कहलाता है, ठीक है बेटा। इसमें क्या होता है, इसमें सिखाते समय ही विद्यार्थियों की कमजोरी इसमें सिखाते समय ही विद्यार्थियों की कमजोरी का पता लगाकर इसमें सिखाते समय ही विद्यार्थियों की कमजोरी का पता लगाकर उनके लिए उपचार की व्यवस्था की जाती है। उनके लिए उपचार की व्यवस्था की जाती है। उपचार की व्यवस्था की जाती है। अब बेटा एक चीज यहां देखिएगा, ये ये मूल्यांकन का सबसे अच्छा प्रकार है, ठीक है। यह मूल्यांकन का सबसे अच्छा प्रकार है। अब ये बात लिख रहा हूं बेटा तो कारण भी है, ठीक है, कारण भी है, अभी समझाता हूं, ठीक है। देखो इसमें सिखाते कब होता है, अधिगम के दौरान होने वाला मूल्यांकन है। जब हम बात कर रहे होते हैं, जब हम पढ़ा रहे होते हैं, जब आप पढ़ रहे होते हो, जब हम दोनों मिलकर सिखा रहे होते हैं एक दूसरे को, उसी समय पे आपका मूल्यांकन हो जाता है, इसलिए सबसे बढ़िया है। दूसरी चीज, इसमें सिखाते समय ही विद्यार्थियों की कमजोरी का पता लगाया जाता है। देखो देखो भाई, अगर हम आपकी कमजोरी का पता लगाएं और उसमें कोई सुधार आपसे ना करवा पाए तो बेकार है मेरा मूल्यांकन करना, है ना, बेकार है मूल्यांकन करना। तो अगर हम आपकी किसी कमजोरी का पता लगाएं तो उसका उपचार तुरंत दें, तुरंत उपचार होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये वाला परीक्षण क्या करता है भाई, ये वाला मूल्यांकन क्या करता है कि इसमें सिखाते समय ही विद्यार्थियों की कमजोरी का पता लगाया जाता है और उनके लिए तुरंत त्वरित उपचार की व्यवस्था
कि हाँ आप ये चीज, आपको यहां दिक्कत आ रही है, आपको ये वाला फॉर्मूला नहीं याद हो रहा है, आपको ये वाली चीज याद करने में दिक्कत हो रही है, आपको डेफिनेशन नहीं याद हो रही है, क्या है भाई, हम सिखाएंगे। हम किस दिन के लिए बैठे हैं, हम सिखाएंगे तुरंत, ताकि जब साल के अंत में आपका योगात्मक मूल्यांकन होगा तो आपके अंदर बहुत बेटर चेंजेस आ जाएंगे, आप चीजों को बहुत बढ़िया से कर पाओगे। तो इसीलिए बेटा ये लास्ट वाली लाइन पढ़ लेना, क्या लिखा है, यह मूल्यांकन का सबसे अच्छा प्रकार है, यह मूल्यांकन का सबसे अच्छा प्रकार है। ठीक है भाई, चलिएगा और बताइएगा। इसमें इसके कब होता है भाई, ये कब होता है जल्दी से बताइएगा, यही देख लेते हैं। ठीक है, यह डेली भी हो सकता है भाई, हम आपको पढ़ा रहे हैं, आपका मूल्यांकन करते चल रहे हैं, आपसे बीच बीच में कोई क्वेश्चन पूछे ले रहे हैं, आप आंसर दे रहे हो, हम आपका मूल्यांकन किए ले रहे हैं। देखो आपसे, आप लोगों से पूछता हूं, आप लोग कमेंट नहीं करते हो कि हाँ सर ये कितने ढेर सारे कमेंट करते हो यार, तो यानी कि आप लोग बहुत बढ़िया हो। तो यह डेली, वीकली या मंथली भी हो सकता है, या मंथली भी हो सकता है, या मंथली भी हो सकता है। आई बात समझ में बेटा? तो ये रहा आपका रचनात्मक मूल्यांकन, देख लीजिए, समझ लीजिए, कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई दर्द, कोई तकलीफ, कोई परेशानी तो जल्दी से बता दीजिए। एक बार बेटा दोनों मूल्यांकन फिर से देख लो। योगात्मक मूल्यांकन कब होता है, वर्ष के अंत में होता है, पूरा पाठ्यक्रम शामिल होता है, सुधार की संभावना शून्य के बराबर होती है, कक्षा 5 के अंत में किया गया मूल्यांकन एक एग्जाम्पल है, खत्म। रचनात्मक मूल्यांकन अधिगम के दौरान होता है, ये कब होता है, अधिगम के दौरान होता है, जब आप पढ़ा रहे होते हो, सीख सिखा रहे होते हो, तभी आपका जो मूल्यांकन होता है वो क्या होता है, आपका रचनात्मक मूल्यांकन होता है। इसमें सिखाते समय ही विद्यार्थियों की कमजोरी का पता लगाकर उपचार की व्यवस्था कर दी जाती है, यह मूल्यांकन का सबसे अच्छा प्रकार है। ये होता कब है, तो ये भाई डेली बेसिस पर भी हो सकता है, वीकली भी हो सकता है और मंथली भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर ये रहा बेटा आपका योगात्मक मूल्यांकन और रचनात्मक मूल्यांकन। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, कुछ और मूल्यांकन के प्रकार देख लेते हैं। चलिए एक और देखते हैं, मात्रात्मक मूल्यांकन। आसान आसान सा है बेटा, ये 2-2 मिनट का, इसमें ज्यादा समझने वाला कुछ नहीं है। नाम से ही आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मात्रात्मक है, यानी कि ये किसकी बात कर रहा है, मात्रा की बात कर रहा है, अमाउंट की बात कर रहा है, परिमाण भी कहते हैं इसको, परिमाणात्मक। मात्रात्मक या परिमाणात्मक, मात्रात्मक या परिमाणात्मक। ठीक है बेटा, अब बेटा बात करते हैं मात्रात्मक या परिमाणात्मक की। तो क्या करता है मात्रात्मक या परिमाणात्मक, क्या कहता है जल्दी से बताइएगा। चलिए बेटा, जैसे आपका एग्जाम हुआ, अब आपका एग्जाम हुआ और आपको एग्जाम में मिले 70 नंबर, आपको एग्जाम में मिले 100 में से 70 नंबर। आपका इंग्लिश का पेपर हुआ था, आपका इंग्लिश का पेपर हुआ, 100 में से मिले कितने, 70। 70 क्या है, 70 एक मात्रा है, 70 क्या है, एक मात्रा है, बस खत्म, इतना ही था। तो इस प्रकार के मूल्यांकन में आपको अंक प्रदान किए जाते हैं। इस प्रकार के मूल्यांकन में अंक प्रदान किए जाते हैं। इस प्रकार के मूल्यांकन में अंक प्रदान किए जाते हैं। आई बात बच्चा समझ में? जैसे एग्जाम्पल, इंग्लिश के टेस्ट में, इंग्लिश के टेस्ट में 100 में से
70 अंक, खत्म। और बताइएगा, एक और प्रकार है बेटा, लास्ट प्रकार है आपका मूल्यांकन का, फोर्थ प्रकार क्या है? गुणात्मक मूल्यांकन। तो क्या बोलते हैं? गुणात्मक, क्वालिटेटिव। ये क्या है? क्वांटिटेटिव। ये क्या है? क्वालिटेटिव। गुणात्मक मूल्यांकन। चलिए बेटा देखते हैं गुणात्मक मूल्यांकन क्या होता है। गुणात्मक मूल्यांकन भाई क्या समझ रहे हो? गुड़ 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 मतलब क्या होता है? क्वालिटी। गुड़ 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 नहीं, क्वालिटी। गुड़ मतलब क्वालिटी, ठीक है? तो क्वालिटी की बात करता है। देखो होता क्या है बेटा, इसमें भी आपको अंक तो प्रदान किए जाते हैं, ठीक है, लेकिन अंक से ज्यादा फोकस यहां पर किस पे होता है? अंक से ज्यादा फोकस यहां पर गुड़ पे होता है। अंक से ज्यादा फोकस किस पे होता है? गुड़ पे होता है, यानी कि क्वालिटी पे होता है, ठीक है? चलिए अभी अभी आप समझ में आएगा, अभी जब एग्जांपल बताएंगे तो समझ में आएगा। देख लो, पहले लिख लो इसको। इस प्रकार के मूल्यांकन में अंक, इस प्रकार के मूल्यांकन में अंक प्रदान किए जाते हैं परंतु केंद्र बिंदु, गुण होता है। एग्जाम्पल, जांच सूची, साक्षात्कार। एग्जाम्पल क्या है? जांच सूची, साक्षात्कार आदि। जांच सूची, साक्षात्कार आदि। अब बेटा यहां से एक चीज समझिएगा, जांच सूची है, ठीक है, ये बनाते हैं हम एक जांच सूची। मान लिया आपके पास ऑप्शंस है कई ढेर सारी चॉकलेट रखी है। अब आपसे पूछा जाता है कि आपकी फेवरेट वाली चॉकलेट कौन सी है। ऐसे क्या होता है? ऐसे एक डब्बा बनाया, यहां पे रखा किटकैट, यहां पे रखा डेयरी मिल्क, यहां पे रखा मंच। अब आपसे पूछ रहा हूं मैं कि आपको क्या करना है कि इस जांच सूची में टिक करना है कि आपकी फेवरेट चॉकलेट कौन सी है। टिक करना है कि आपकी, अब मिले उलेगी नहीं, कोई ये नहीं कहेगा कि मिलेगी नहीं, मिले उलेगी नहीं, ठीक है फर्जी, मिलेगी मिलेगी। आपसे बस पूछा जाएगा, एक सर्वे कराया जाएगा कि आपकी फेवरेट चॉकलेट कौन सी है। आप लिखोगे सर किटकैट। एक और बढ़ा लो, 5 स्टार, ठीक, 4 ऑप्शन। अब इसे क्या है भाई? ये जांच सूची है, ये जांच सूची है, ठीक है, तो किटकैट, डेयरी मिल्क, मंच, 5 स्टार। अब देखिए मूल्यांकन तो यहां भी हो रहा है ना, मूल्यांकन तो यहां भी हो रहा है। आपसे पूछ सकता है इसी तरह से कि आपको मीठा पसंद है, खट्टा पसंद है, कड़वा पसंद है, या मिक्स पसंद है, क्या पसंद है। किसी भी चीज की जांच सूची ऐसे ही वो तैयार करा लेता है। अच्छा एक चीज और, ये तो हो गई बेटा जांच सूची की बात, ये तो आपको समझ में आ गया कि गुड़ पे ध्यान दे रहे हैं हम लोग, किसी की क्वालिटी पे ध्यान दे रहे हैं। अब दूसरा एग्जांपल था आपका साक्षात्कार। साक्षात्कार में एक बात बताइए, कई बार क्या होता है कि साक्षात्कार में 10 नंबर पाने वाला फेल हो जाता है और 8 नंबर पाने वाला पास हो जाता है। मतलब नंबर नहीं, सॉरी, 10 नंबर पाने वाले नहीं, 10 क्वेश्चन का आंसर बताने वाला, किसी ने 10 क्वेश्चन के आंसर दिए तो भी वो साक्षात्कार में फेल, और किसी ने 8 बताए तब भी वो साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू में पास। ऐसा क्या है भाई? कोई क्या मतलब पर्सनल रिलेशन, कोई संबंध है मेरा इंटरव्यूअर से इसलिए?
बताइएगा कि 10 नंबर बताकर भी मैं इंटरव्यू में फेल हो गया और 8 नंबर बताकर 8 क्वेश्चन बताकर भी ये पास हो गए। क्यों हुआ ऐसा? कि भाई क्या क्या कोई मेरा पर्सनल संबंध था उससे? नहीं था ना भैया। होता क्या है, आपका ऑल अराउंड डेवलपमेंट देखता है। जो आपका एग्जामिनर होता है वो ऑल अराउंड डेवलपमेंट देखता है कि आप में कौन कौन सी चीजें हैं, कहां कहां पे कमी है, क्या क्या चीजें और बेहतर हो सकती थी। आपका आंसर देखो, रट्टू तोते वाला ज्ञान यार सबको है, ठीक है। इंटरव्यू अगर देखो, अगर इंटरव्यूअर को आपका रट्टू तोते वाला ज्ञान ही देखना होता तो इंटरव्यू रखा क्यों जाता? इंटरव्यू क्यों रखा जाता? फिर तो वही होता कि आप बढ़िया आराम से भाई वो जो 2 लिखित परीक्षा कराई है उसी के बल पे कर ले। भाई रट्टू तोते वाला ज्ञान तो वहीं आपका चक हो गया था। आपकी पर्सनालिटी को चेक करना, आपकी पर्सनालिटी को चेक करना मेन उद्देश्य होता है इंटरव्यूअर का। वो आपको अंक भले ही प्रदान करता है लेकिन वहां पर महत्वता अंक की नहीं होती है, वहां पर महत्वता क्वालिटी की होती है। तो इसीलिए बेटा यही कारण है कि 10 क्वेश्चन बताकर भी कई बार लोग इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं और 8 क्वेश्चन बताने वाला चक से नौकरी। ठीक है, आई बात समझ में? चलो ये देख लो, मात्रात्मक, परिमाणात्मक, गुणात्मक। चलिए बहुत बढ़िया बेटा। चलिए एक और चीज देख लेते हैं इसी में, मूल्यांकन के उपकरण। हेडिंग बना लीजिएगा, मूल्यांकन के उपकरण। मूल्यांकन के उपकरण। अब बेटा मूल्यांकन के बहुत ढेर सारे उपकरण हैं, ठीक है। जैसे मूल्यांकन के उपकरण का मतलब क्या हुआ बच्चा, कि कोई उपकरण या कोई डिवाइस की बात नहीं हो रही है कि एक सेंटीमीटर लेके आना है, वो फीता उता लेके पहुंच जाना है, वो वाला उपकरण नहीं। किन किन तरीकों से आप मूल्यांकन कर सकते हो, किन किन तरीकों से आप मूल्यांकन कर सकते हो, यही है बेटा आपका मूल्यांकन के उपकरण। यही है आपका मूल्यांकन के उपकरण। एक सेकंड रुकिएगा, मैं आपको बता रहा हूं। चलिए बेटा, तो मूल्यांकन के उपकरण देख लेते हैं और जल्दी जल्दी से देखेंगे इसको। पहला पहला क्या है? मौखिक परीक्षा। भाई मौखिक परीक्षा के जरिए आपका मूल्यांकन होता है कि नहीं होता है, बताइए। मौखिक परीक्षा। दूसरा है बेटा आपका लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा। तीसरा है साक्षात्कार। चौथा है जांच सूची। जांच सूची। फिर है आत्मकथा। फिर है डायरी। फिर इधर लिख लीजिएगा अवलोकन। ठीक है, तो ये लगभग लगभग मैंने आपके लिए लिख दिए हैं। एक और लिख लीजिएगा घटनावृत्त। देखिएगा बेटा, ये क्या है? ये सभी आपके उपकरण हैं या ये वो सभी हथियार हैं जिनके द्वारा आपका मूल्यांकन संभव होता है। ये वो सभी हथियार हैं या ये सभी उपकरण हैं जिनके द्वारा आपका मूल्यांकन संभव हो पाता है। ठीक है, अब इसमें देखिएगा पहला क्या है? पहला है आपका मौखिक परीक्षा। भाई मौखिक परीक्षा आपसे मैं 4-6 क्वेश्चंस पूछ लूं, आपका मूल्यांकन हो जाएगा। और ज्यादातर मूल्यांकन जो आपका फॉर्मेटिव होता है वो आपका मौखिक ही होता है। आपसे आपसे राह चलते मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ लूंगा, आप उनका आंसर देंगे, आपका मूल्यांकन हो रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा मौखिक परीक्षा। दूसरा है बेटा लिखित परीक्षा।
तीसरा है बेटा साक्षात्कार। लिखित में तो बताने की जरूरत ही नहीं है यार, पेन पेपर दिया, कुछ कह दिया आपने, लिख दिया, सब ध्यान गए हम लोग। साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू, ये भी बता दिया है। जांच सूची अभी अभी समझाइए कैसे होता है। आत्मकथा, लोग अपने बारे में लिखते हैं, आत्मकथा लिखते हैं, अब उनसे उनका मूल्यांकन किया जा सकता है कि इनकी स्वयं के प्रति सोच कैसी थी, ये अपने आप को क्या दिखाना चाहते हैं, तो आत्मकथा। डायरी, लोग अपने दिन प्रतिदिन के कामों को एक डायरी का रूप दे देते हैं कि दिन भर में जो किया, जहां खुशी हुई, जहां दुख हुआ, जहां किसी ने मुझे तकलीफ पहुंचाई, वो सारी चीजें इंसान डायरी में नोट डाउन करता है, तो डायरी हो गई आपकी एक। फिर एक आता है अवलोकन, दूसरों को देख करके भी या तो आप मूल्यांकन कर लेते हैं, यार दो लोग खड़े बात कर रहे थे, ठीक है, आपने देखा दूर से, आप कह रहे बड़ा बदतमीज आदमी है यार, कहां से किया, उसने तो आपसे कुछ बोला नहीं यार, आपस में बात कर रहा है, तुम अपने मन से कह रहे यार बड़ा बदतमीज है, कैसे कह दिए? अरे यार अवलोकन करके आपने सामने वाले को देखा, उसके व्यवहार को देखा और अवलोकन करके आपने बता दिया कि बड़ा बदतमीज आदमी है, ठीक है, तो ये हुआ बेटा अवलोकन। कोई है बहुत सौम्य है, आप आए, नमस्ते और क्या हाल चाल है, हाल चाल पूछा, क्या खाएंगे क्या पिएंगे, सब पूछ लिया आपसे, क्या है, व्यक्ति बहुत सौम्य है, ही इज अ वेरी पोलाइट मैन, वो उसके अंदर क्या क्वालिटी है, पोलाइटनेस की है, कैसे पता चला, अवलोकन करके यार, देख करके पता चला। वैसे भी पता है आपको कि हमारा पूरा मनोविज्ञान क्या है, व्यवहार का विज्ञान है, और व्यवहार को क्या है, व्यवहार का सिर्फ और सिर्फ इसलिए अध्ययन होता है क्योंकि ये इसका अवलोकन किया जा सकता है वातावरण में, वातावरण में इसका अवलोकन किया जा सकता है, ठीक है, इसीलिए आज मनोविज्ञान क्या है, व्यवहार का विज्ञान है। नेक्स्ट है बेटा घटना वृत्तांत। आपके सामने कोई इंसिडेंट हुआ है, आपके सामने कोई इंसिडेंट हुआ है, उस इंसिडेंट को आप देखते हो और फिर उसको डिस्क्राइब करते हो। ज्यादातर ये काम किसका होता है, रिपोर्टर्स का काम होता है, ठीक है, वो घटना को देखते हैं, फिर घटना के बारे में अपने विचार प्रकट करते हैं, वो बताते हैं कि हाँ चीजें ऐसे हुई थी, ऐसे हुई थी, ऐसे हुई थी, ठीक है। तो घटना का वृत्तांत मतलब किसी कोई भी घटना हो, एक्सीडेंट हो, कोई शादी समारोह हो मंत्री जी के यहाँ का, आपके घर का वाला नहीं लिखा जाएगा पेपर में, तो उसकी टेंशन मत लेना। कोई एक्सीडेंट हो सकता है, कोई शादी समारोह हो सकता है, कोई विदेशी मंत्री आए, कोई मीटिंग हुई, कुछ भी आए यार, दुनिया में जितनी घटनाएं होती हैं उन सभी का जो डिस्क्रिप्शन करना वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका घटना वृत्तांत। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल की क्लास में फिर मिलेंगे और बात करेंगे हम लोग अपने आगे ही कुछ बात करेंगे मूल्यांकन के बारे में। तो आई होप कि आज की क्लास आप सभी को बढ़िया लगी होगी और जितनी भी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, नहीं समझ में आई हो बेटा, कमेंट बॉक्स 24 घंटा खुला है, नहीं समझ में आई हो भाई बताओ, बस करना क्या है, पढ़ते रहना है, पढ़ने से नहीं भागना है, ठीक है। चलिए तो फिर मिलते हैं अभी नेक्स्ट क्लास में, टिल देन। हाँ क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करिएगा भाई, कमेंट जरूर करिएगा, दैट्स अ मोटिवेशन फॉर अस। सो थैंक्स फॉर बीइंग लाइव विद मी, मिलते हैं फिर, आए मिलते, बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।